are used at the four opening to keep the water in equilibrium. Now an additional force each of the magnitude F is applied at each piston. अब यहाँ पे क्या है, हर पिस्टन पे इक्विलिब्रियम पे पहले है, अब हम हर फोर्स जो है एडिशनल फोर्स अप्लाई करते हैं F applied at each piston. The increase in the pressure at the center of the container due to this addition is what? ठीक है, बताना है कि अब इसमें इंक्रीज इन द प्रेशर क्या होगा एट द सेंटर ऑफ द कंटेनर. पास्कल स्लो लगाना F by है भाई, यही होना चाहिए पहले. sir. ऑब्वियसली तो यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, सेंटर पे भी P है, और P जो है पहले F बाई ए है. अब यहाँ पे फोर्स को डबल कर देते हैं, तो अब P2 जो हो जाएगा वो 2F बाई ए हो जाएगा. तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, 2F बाई ए माइनस F बाई ए. F by चलिए फिर आगे थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं. जैसे हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल. इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में बताते जा रहा हूँ डिटेल्स का, ताकि आप बना सके क्वेश्चन. आर्किमिडीज प्रिंसिपल. देखिए आर्किमिडीज ने प्रेशर के कॉन्सेप्ट से ही इस बात के कंक्लूजन पे आया कि जब भी किसी सब्सटेंस को किसी भी लिक्विड या फ्लूइड में डिप्ट करते हैं, नॉट ओनली इन लिक्विड, इन द फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, एयर भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. जब भी किसी सॉलिड बॉडी को आप किसी लिक्विड या किसी फ्लूइड में डिप्ट करते हैं, सिंक कराते हैं, तो इसके वेट में एक कमी आती है. जो कमी किसके कारण होता है, तो फोर्स ऑफ बायंसी के कारण. मतलब सपोज दैट आपने एक स्फेरिकल बॉल इस वाटर में डिप्ट कर दिया, तो इसका जो वेट mg है वो नीचे की तरफ है, लेकिन इसका जो वेट mg है, अब जो अपेरेंट वेट होगा इसका वो हो जाएगा रियल वेट माइनस फोर्स ऑफ बायंसी. मतलब जब भी किसी सब्सटेंस को, सॉलिड को पार्शियली और फुली इनसाइड लिक्विड या गैस आप डिप करते हो, तो उसके वेट में एक रिडक्शन होता है, और ये रिडक्शन ड्यू टू द फोर्स ऑफ बायंसी होता है. यहाँ पे एफ बी क्या है, एफ बी इज फोर्स ऑफ बायंसी. ठीक है, तो यहाँ से मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो बायंसी की फोर्स होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा जो किधर की तरफ रहेगा, जिधर प्रेशर डिक्रीज कर, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा, और जिधर प्रेशर डिक्रीज कर रहेगा उस डायरेक्शन में बाइंड फोर्स होता है. और ये प्रेशर क्यों डिक्रीज करता है और ये फोर्स क्यों लगता है, बाइंड फोर्स क्यों लगता है. अभी हमने देखा कि किसी भी लिक्विड के अंदर जब कोई सॉलिड डिप्ट होता है, तो इस साइड जो प्रेशर है और इस साइड जो प्रेशर है, इस साइड मान लीजिए कि प्रेशर P1 है, इस साइड जो प्रेशर P2 है, तो P1 हमेशा ग्रेटर देन P2 होगा. तो इसका मतलब है कि ये नीचे वाला प्रेशर इस सॉलिड को ऊपर वाले प्रेशर के अगेंस्ट ऊपर मूव कराना चाहेगा. ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, यदि ये अपने जगह पे है तो इसको इक्वेशन बनेगा P2 P1 माइनस P2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट विल बी इक्वल्स टू होगा इसका वेट mg. तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा. yes sir. यस सर. अब यहाँ से फोर्स, यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो पहला टर्म है P1 माइनस P2 इंटू ए, प्रेशर का डिफरेंस इंटू ए, क्योंकि हर सॉलिड का अपना एक वॉल्यूम होगा, चाहे आप कोई भी वॉल्यूम, चाहे किसी भी शेप का वॉल्यूम लेते हैं. यहाँ पे ऑब्वियसली P1 और P2 अगर आप डिप करोगे तो P2 जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा P1 से. तो हर सॉलिड के केस में जब वो लिक्विड या फ्लूइड के अंदर आएगा तो एक प्रेशर का डिफरेंस तो जरूर क्रिएट होगा, और प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया जो होता है, यही जो फर्स्ट टर्म है LHS का, वो हमारा बाइंड फोर्स होता है. और बाइंड फोर्स का एक्चुअल मैग्नीट्यूड क्या होगा उसको देखने के लिए अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं एक सपोज
सिलेंडर या क्यूब डाल करके सिमेट्रिकल सरफेस के लिए इस फॉर्मूला को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि बाइंड फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये सॉलिड है, सिलेंड्रिकल सरफेस है। ओके, ये एच टोटल इसकी हाइट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो ऊपर जो प्रेशर आएगा जस्ट यहाँ पे, मतलब ये डिप्ट है तो ऊपर जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, और नीचे जो प्रेशर है वो पी नॉट प्लस रो जी एच है। एच डेप्थ बिलो जो प्रेशर होता है वो पी नॉट प्लस रो जी एच होता है। तो जो अपवर्ड फोर्स है वो कितना आ गया, अपवर्ड जो फोर्स आ गया इधर की तरफ, जो रो जी एच अपवर्ड आ गया, फोर्स रो आ जी गया, एच इंटू ए, रो जी एच हाँ ये आ गया पी नॉट प्लस रो जी एच, इसमें से माइनस प्रेशर पी को नॉट माइनस, ये रो जी इंटू। एच आ गया। यहाँ तक बिल्कुल सही बोल रहे हो। उसके बाद अपवर्ड प्रेशर के बाद हम लोग फोर्स, अपवर्ड फोर्स देख रहे थे। अपवर्ड फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया, रो जी एच इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन ए। अब यहाँ पे देखो रो जी इनटू एच ए, एच ए क्या है, वॉल्यूम है कि नहीं। वॉल्यूम, यस सर। तो ये V जो है बाइंड फोर्स का जो फॉर्मूला हो गया वो रो जी भी हो गया। देखिए ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला आ गया रो जी भी आ गया, जिसमें रो क्या होता है, रो होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम, ओके, और जो जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वी है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड। क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब सॉलिड का कितना वॉल्यूम डिप्ट है वो वॉल्यूम है। मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वॉल्यूम पूरा का पूरा नहीं डिप्ट होता, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम में हम वही वाला एक्सप्रेशन डालेंगे जितना ये सिंक करा हुआ है, जितना ये पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। फुली इमर्ज्ड अगर है, पूरी तरह से डूबा हुआ है, तो टोटल वॉल्यूम ले लेंगे। ठीक है, अब मैं जो पूछता हूँ वो जवाब दीजिएगा, लॉजिकल क्वेश्चन। ये लिक्विड है, ये हॉलो है, मास एम है, रेडियस आर, ये कॉपर का है, मास एम है, रेडियस आर है, सिल्वर, फुली इमर्ज्ड है वाटर के अंदर। इस पे जो बाइंड फोर्स होगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। बताना है कि बाइंड फोर्स 1 है, बाइंड फोर्स 2 है, कौन ग्रेटर हो। बताइएगा। ये ये हॉलो है और ये सॉलिड। बिल्कुल न्यू टॉपिक है, इसमें सारे बच्चे पढ़ सकते हो, पीछे से कोई कनेक्शन। निश्चल आया हुआ है, निश्चल, निश्चल, तो निश्चल गायब है। ओके, दिस सर एफ बी हो जाता होगा। जो प्रेजेंट है प्लीज रेज योर हैंड, जो प्रेजेंट है प्लीज रेज योर हैंड, जो प्रेजेंट है अभी क्लास के अंदर, जो मेरी बातें सुन रहा है। इसमें देखो कितने बच्चे हैं। पुनीत आया है, पुनीत, आप भी तो प्रेजेंट है। ये
तो किसका होगा जल्दी से बताइए, थोड़ा आराम से टाइम दे रहा हूँ, कोई बात सर B1 का होगा। सर B2 मतलब FB2 और इसमें ऑप्शन B2 ऑप्शन 2 करेक्ट लग रहा है सर। ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 सबका। प्रदीप बिश्नोई भी 2। अच्छा, और किसी को कुछ सोचना है इसमें? क्वेश्चन समझ गया ना? एक हॉलो Yes. कॉपर का है और एक सॉलिड सिल्वर का है, दोनों का मास m रेडियस r दिया है, बाइंड फोर्स दोनों का सॉलिड पे बताना है कि ऑर्डर क्या हो। सर मैंने आंसर भेजा है। ये आंसर सही है, ठीक है। बेसिकली प्रतीक्षा 1 ऑप्शन नहीं, देखिए इसमें देखिए क्या गलती आप लोग को हुआ, जो मैं आप लोगों को घुमाना चाह रहा था आप उसमें घूम रहे थे कि मैं कॉपर सिल्वर ये सब कंफ्यूजन के लिए डाल दिया ताकि आपको उस तरफ ध्यान न जाए। मैंने अभी देखा कि बाइंड फोर्स का फॉर्मूला था रो जी वी, है कि नहीं? बाइंड सर फोर्स का रो तो फॉर्मूला क्या लिक्विड था? का है ना? रो तो लिक्विड की डेंसिटी है। रो किसका डेंसिटी होता है? वही तो लिक्विड की सर, इसमें ही डेंसिटी। तो कंफ्यूजन। और जो वॉल्यूम है वो क्या है? वॉल्यूम तो दोनों का रेडियस है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि रेडियस जब सेम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर तो ये तो दोनों का सेम है, मटेरियल से तो मतलब ही नहीं है। हमें इस रो में, ये रो कौन सा रो होता है? ये होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड से उसको कोई मतलब नहीं है कि कॉपर है कि सिल्वर है। समझ में आया क्या? यस सर। सर लेकिन सर पहले वाले में देखिए फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए सर पहले पहले वाले की हॉलो होने और दूसरे वाले की सॉलिड होने में Yes, हाँ, sir. हॉलो सॉलिड से वॉल्यूम कोई तो फिर फर्क नहीं पड़ता है। वॉल्यूम तो रेडियस आउटर बाउंड्री से मतलब है ना। अब देखो इसके लिए सर वॉल्यूम में आर्किमिडीज नहीं ने, फर्क पड़ेगा इस चीज से। नहीं पड़ेगा ना, जैसे देखो अभी से मतलब समझिए कि आर्किमिडीज ने बताया कि बाइंड फोर्स स्पेलिंग भी बहुत अजीब होता है। जो बाइंड फोर्स है इज इक्वल टू weight of the fluid displaced। आर्किमिडीज ने अपने एक्सप्रेशन में बताया कि बाइंड फोर्स जो होता है वो इज इक्वल टू तो होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। मतलब जितना इसकी आउटर बाउंड्री होगी, जैसे मान लो रेडियस आर है, इतने ही वॉल्यूम का फ्लूइड ये डिस्प्लेस करेगा जितना वो जगह लेगा। बेसिकली अगर मैं सॉलिड को हटा दूं, बीच में जितना सॉलिड ऑक्युपाई कर रहा था इसको एक मैं इमेजिनरी बाउंड्री दिखा दूं, ठीक है? इमेजिनरी बाउंड्री में जितना वाटर आएगा, सॉलिड को हटा दिया, डैश डैश दिखा दिया हूँ, मतलब यहाँ पे क्या सॉलिड पहले था आपने हटा दिया, तो इसके अंदर जितना इमेजिनरी बाउंड्री के अंदर वाटर आएगा या लिक्विड आएगा, इसका जो वेट mg होगा वही बाइंड फोर्स के इक्वल हो। इसका मतलब ये है, क्योंकि आप यहाँ पे बात कर रहे हो जो पीछे वाले एक्सप्रेशन में जब फॉर्मूला की हम बात कर रहे थे तो v था, v यहाँ पे हो रहा था वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्यों क्यों अगर हम बात करेंगे, यदि मैं किसी सॉलिड को पार्शियली इमर्ज कर दूं, मतलब आधे वॉल्यूम ही सपोज मैं इस सिलेंडर का इमर्ज करता, अब मैंने आपसे पूछा कि इस पे क्या होगा बाइंड फोर्स, तो आप कहोगे इसके अंदर ये सिर्फ इतना ही वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, तो हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ वो वॉल्यूम देखना है जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है। क्लियर? सर तो सर ये मास पे वॉल्यूम डिपेंड नहीं स्क्वायर में तो करेगा कम होगा ना फिर। सर? है क्या कम होगा? सर सर हॉलो स्फीयर में जो क्या कम वॉल्यूम होगा? है वो तो कम हम्म, मतलब डिस्प्लेस करेगा ना फ्लूइड को,
एज कंपेयर टू जो सॉलिड स्फीयर। ये क्या बात करते हो ये सब वॉल्यूम तो ये सेम क्या ही बात रहेगा कर- दोनों में। यार वॉल्यूम जब सेम है तो डिस्प्लेसमेंट तो बाउंड्री पे डिपेंड करता है ना। मान लो एक्सपेरिमेंट में आपके पास एक सॉलिड है और एक हॉलो है। एक मान लो कि आपने ले लिया हॉलो प्लास्टिक का एक बॉल ले लिया सेम साइज का, अंदर हॉलो है, और एक क्रिकेट का बॉल ले लिया पूरा सॉलिड है, सेम स्फीयर है, मान लीजिए सेम रेडियस है। दोनों को अगर हम आ गया किसी सर भरे समझ। हुए हाँ समझे ना, भरे हुए बाल्टी में डालेंगे तो पानी जितना डिस्प्लेस करेगा, दोनों मानो सेम। पूरा यस बाल्टी जो है पानी भरा हुआ है, दोनों के लिए तो सेम ही होगा ना। यस सर। उससे उसको क्या मतलब है कि मटेरियल क्या है, उससे ये भी नहीं मतलब है कि सॉलिड है कि हॉलो है। सर अगर मतलब ये दोनों अगर एक पूरा सॉलिड बॉल लें और ये प्लास्टिक का बॉल लें तो मतलब दोनों ओके मतलब क्या फ्लोट करेगा ऊपर। दोनों पे बाइंड फोर्स सेम होगा। अब ऑब्वियसली बात है कि जब आप बात करोगे, आप कहोगे सर मैं एक प्लास्टिक बॉल डाल देता हूँ और एक आपने वो डाल दिया, सॉलिड बॉल डाल दिया, तो बाइंड फोर्स तो दोनों पे सेम होगा अगर सेम साइज है तो। लेकिन सर एक डूब जाता है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो क्या सिचुएशन होता है कि इसका जो तो मास डेंसिटी mg है, जब बहुत बाइंड फोर्स से आराम से। बैलेंस हो अब जाएगा, ऑपरेशन थोड़ी ना, वो सिर्फ थेरेपी है। जब मान लो क्रीम कि लगाओ बाइंड थोड़े दिन में फोर्स और से ठीक। बैलेंस हो जाएगा, तभी जाकर के ये फ्लोट करेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो इसमें सर लॉ फिर ऑफ फ्लोटेशन क्या करता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट mg होगा, देन द सॉलिड विल फ्लोट with volume dipped partially or fully, partially or fully, partially या fully वॉल्यूम डिप्ट यहाँ पे जो होगा उसके साथ ही फ्लोट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बाइंड फोर्स को लिख सकते हैं V inside into density of the liquid into G, और mg यहाँ पे क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस है, तो इसको हम लिखते हैं टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इनटू G, यस जिससे सर। G कैंसिल हो गया, तो इनसाइड वॉल्यूम हो जाएगा टोटल वॉल्यूम इनटू रो एस बाई रो एल। और ये टर्म जो अपने पास आ गया रो एस बाई रो एल, रो एस बाई रो एल का मतलब क्या है, रो एस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। यदि रो एस में मैं वाटर कर दूं तो इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे। डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू Yes, द sir. डेंसिटी ऑफ वाटर इज स्पेसिफिक Yes, ग्रेविटी। sir. इससे ये भी पता चलता है कि यदि मैं किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लीजिए कि 0.8 है, 0.8 है, तो इसका कितना परसेंट वॉल्यूम, पहला तो क्वेश्चन है कि फ्लोट करेगा या नहीं। तो कहने का ये मतलब है इस वाले एक्सप्रेशन से, इस वाले इक्वेशन से हम देखते हैं यदि V इनसाइड इज इक्वल टू V टोटल है, ये कब होगा, जब रो एस इक्वल्स टू रो एल होगा। तो रो एस बाई रो एल मतलब अगर दोनों की डेंसिटी सेम है तो ये फुल्ली सबमर्ज्ड होके फ्लोट करेगा। तो ये दोनों कब इक्वल होंगे, कैसी कौन सी केस में इक्वल हो जाएंगे? जैसे जैसे मान लो बहुत सारे सब्सटेंस है जिसके डेंसिटी वाटर के डेंसिटी के इक्वल है, तो उसको आप पानी में फेंकोगे तो वो अंदर नहीं डूबेगा, वो मतलब डूब बहुत तो सारे जाएगा लेकिन मतलब पूरा नहीं डूबेगा फ्लोट। तो नहीं मतलब डूब मतलब के भी यहाँ फ्लोट करेगा, डूब के भी फ्लोट डूबने का मतलब यहाँ पे देखो हाँ डूब के भी फ्लोट करेगा। कहने का यस मतलब ये सर, है ऊपर कि ये चीज सरफेस ऐसा करेगा। डूबने का मतलब हम लोग तो हो जाता है सिंक, जैसे सिंक। मान लो यस बॉटम में सर, बैठ गया नहीं सर तो ये नहीं। यहाँ पे ये फ्लोट करेगा, सिंक नहीं करेगा। ये इसमें सरफेस पूरा के इसका ऊपर। वॉल्यूम डूबा हुआ रहेगा पानी के अंदर। जैसे जैसे हम आइस की बात करते हैं, जैसे आइस की बात करते हैं सर और तो एक और चीज पूछनी थी, एक हाँ सेकंड। हाँ सर जो बायएंड फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ना किसी ऑब्जेक्ट के मास के? हाँ इंडिपेंडेंट होता है, ऑब्जेक्ट के मास से कोई लेना नहीं, तो मास पे
डिपेंड करता तो सॉलिड वॉल्यूम में तो फर्क पड़ ही जाता है ना। यस सर, ठीक है। अब जैसे आइस का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 0.9, और मैंने आपको कहा कि इसको हमने वाटर में डिप कर दिया। अब हमने बताया इसमें कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम विल बी आउटसाइड द वाटर। अगर आइस का मान लीजिए कोई क्यूबिकल ब्लॉक है। हाँ सर अभी आपने बताया था ना कि सर वो वाटर डिस्प्लेस करेगा mg उसके बराबर होता है बुओयंट फोर्स। हाँ हाँ हाँ, सर वो मास पे तो डिपेंड कर रहा है ना। कहाँ डिपेंड कर रहा है? देखो बायट फोर्स, देखो फिर से इस कॉन्सेप्ट से तभी मैं रुक के आराम आराम से बता रहा हूँ कि अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ ये चैप्टर बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ेगा। दूसरा चैप्टर से मैं सोच भी लोगे, सब मैं सोच भी नहीं पाऊँ। देखिए मैंने कहा कि ये सॉलिड है, इसको मैंने डिप्ट कर दिया था। h इसकी टोटल हाइट थी सिलेंडर की। यस सर। अब मैंने ये कहा कि सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेशर देखेंगे। प्रेशर यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर देख रहे हैं, ये प्रेशर है इधर की तरफ P1 और इधर की तरफ है P2। तो जो प्रेशर का डिफरेंस है वो P1 माइनस P2 है। तो P1 माइनस P2 लिया क्योंकि P1 ज्यादा होगा P2 से, और P1 माइनस P2 गॉस प्रेशर होता है, मैंने बताया इट इज इक्वल्स टू रो GH। इसमें रो क्या होगा, ये प्रेशर जो लेते हैं वो डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड ही तो है, इसको ये जो सॉलिड है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये प्रेशर तो वाटर का प्रेशर है, तो डेंसिटी भी तो वाटर का ही होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब मैं Yes, बाइंड sir. फोर्स बताया कि डेल्टा पी इंटू एरिया। बाइंड फोर्स बताया डेल्टा पी इंटू एरिया। इस हिसाब से ये हो गया डेल्टा पी प्रेशर हो गया रो GH, और इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रो जी एच इंटू ए, जब टोटल हाइट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होगा। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर बाई एच होता है ना। Yes, sir. तो ये कितना हो गया, ये हो गया पाई, मतलब सॉरी h इंटू ए को हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, दैट इज रो जी इंटू वी। तो दैट्स वाई आई सेड कि बायंट फोर्स जो होता है, बायंट फोर्स विल बी रो जी इंटू वी, where rho is the density and v is the volume of the, यहाँ पे सिलेंडर है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, लेकिन ये फुली डिप्ड है। तो फुली डिप्ड है इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनसाइड फ्लूइड। अगर ये पूरा का पूरा डूबा हुआ नहीं रहेगा तब क्या सिचुएशन होगा, अगर मान लो कि पूरा का सर पूरा सर नहीं डूब। हाँ हाँ सर अगर अपन ये भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ, वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑफ द सिलेंडर सॉलिड हाँ, डिप्ड मतलब इस केस में इनसाइड। सिलेंडर। हाँ हाँ, इस केस में से। यस सर। तनिषा, तनिषा हो क्लास में? तनिषा, तनिषा, आर यू देयर इन क्लास? आवाज नहीं आ रही है, जान बच के लोग नहीं बोलते। ले सर आवाज। ठीक है, अब ये जैसे मान लीजिए कि ये सॉलिड सिलेंडर है, इसको हमने
हाफ ही ऐसे डिप्ट किया है। देखिए इससे आपको पता चलेगा। अब ये सॉलिड है, इसको हमने इतना ही डिप्ट किया है, ये H ही है, ये फ्री सरफेस है, इतना ही डिप्ट है। अब इस पे एक प्रेशर P जो होगा वो P नॉट प्लस रो जी एच होगा, क्योंकि यहाँ पे जो H लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, फ्री सरफेस से डेप्थ लेते हैं। हमें तो इस पॉइंट का प्रेशर से मतलब है, तो हमें फ्री सरफेस से हाइट से मतलब है, सिलेंडर की हाइट से कोई मतलब नहीं है। ऊपर प्रेशर P नॉट है, अब प्रेशर का डिफरेंस फिर यहाँ पे रो जी एच है, और बाइंड फोर्स यहाँ पे डेल्टा P इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन है, दैट इज रो जी एच इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन। अब रो जी इंटू एच ए है, एच ए कौन सा वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम ये वाटर के अंदर है, ये एच ए वॉल्यूम है जिसको मैंने शेड किया है। इसका पूरा वॉल्यूम, कुछ वॉल्यूम तो इसका बाहर भी था, इसलिए हमने इसको कहा रो जी इंटू वी, जहाँ पे वी है वॉल्यूम इनसाइड। अब हम उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पहले वाले क्वेश्चंस पे कि आइस का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.9 एंड यू हैव टू से कि आइस को अगर हम वाटर में डालते हैं तो इसका कितना परसेंट टोटल वॉल्यूम का आउटसाइड द वाटर। सोच के बताइए थोड़ा सा, सेम कॉन्सेप्ट है। सर आउटसाइड द वाटर का मतलब फ्लोट्स अबव द वाटर सरफेस ही होता है ना। सर सर हेलो, यस चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें क्वेश्चन नहीं हो पाया, देखिए समझिए। यदि मैं अभी इसमें बताया ना v इनसाइड इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था, ये बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी हो गया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, इनटू v टोटल। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं v इनसाइड बाई v टोटल इज इक्वल टू रो एस बाई रो एल। अगले एक्सप्रेशन में v इनसाइड बाई v टोटल इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा रो एस बाई रो एल इंटू 100। इसका मतलब है कि अगर मैं परसेंटेज वॉल्यूम इनसाइड की बात करूं तो ये हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी है आइस का 0.9 और इनटू 100, तो ये 90% होगा। 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइस इज इनसाइड वाटर इन द फ्लोटिंग कंडीशन। फ्लोटिंग कंडीशन का मतलब है यदि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्रैक्शन में है
सपोज 0.85 है किसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो 85% वॉल्यूम इनसाइड होगा। अगर किसी भी सॉलिड का 0.75 है तो 75% होगा, तो 90% इनसाइड होगा। तो आउटसाइड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आउटसाइड कितना हो जाएगा? 100 में से 90, दैट इज 10%। 10% आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? अब Yes, sir. जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है इसमें, मतलब लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अंदर 3 केस हो गया। पहला, रोएस अगर रोएल के इक्वल होगा तो क्या होगा? फुल्ली सबमर्ज्ड होगा, सबमर्ज्ड होगा और फ्लोट करेगा। दूसरा, यदि रोएस ग्रेटर देन रोएल होगा तो ये सिंक कर जाएगा। फुली सबमर्ज्ड फ्लोटिंग लिख देता हूँ, ये सिंक कर जाएगा। सिंक का मतलब है अब फ्लोट नहीं कर, मतलब बॉटम पे आ जाएगा। थर्ड हो गया, रोएस लेस देन रोएल है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से ज्यादा है, तो पार्शियली यहाँ पे क्या होगा? पार्शियली सबमर्ज्ड, इसको सबमर्ज से बेटर वर्ड है इमर्स्ड लिख दीजिए, और फ्लोटिंग। है, मान लीजिए अपने पास एक यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे 2 लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड्स रो1 और रो2, और एक क्यूब है, इसमें ये आधा आधा डूबा हुआ है, वॉल्यूम V और V है, ठीक है। इसको हमने क्या करा है, रस्सी से बांध के रखा हुआ है बॉटम के साथ। टेंशन इन द स्ट्रिंग बता। टेंशन इन द स्ट्रिंग आपको बताना है कि क्या होगा। इस केस में आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है। नाउ इसमें देखिए 2 डेंसिटी है, रो1 और रो2, और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। इसकी जो डेंसिटी दिया हुआ है, मटेरियल की जो डेंसिटी है वो सिग्मा दिया है। व्हाट विल बी द आंसर? कोई डिस्कस करेगा क्या, कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सर सिग्मा सिग्मा वीजी प्लस रो टू हाँ, वीजी सिग्मा वीजी प्लस रो टू वीजी। रो2 वीजी। सक्षम बता रहे हो? यस सर। चलो खुशी है, अब पढ़ने लगे हो। जो क्लास छोड़ छोड़ के भाग जाता था सक्षम। नहीं सर, अभी क्यूट। कल भी तो आंसर दिया था, आज भी आंसर दे रहा हूँ। हाँ दे रहे हो, अभी तो दे रहे हो चैप्टर में। रोटेशन और ग्रेविटेशन में पता नहीं कहाँ ईद के चांद हो गए थे आप। हाँ सर, बीच में हो गया था। था ही नहीं क्लास में। तो देखिए इसमें इसमें क्या है, कैसे करेंगे इसको? इतना हमें पता है कि 2 लिक्विड है भाई, 2 लिक्विड है, तो यहाँ से एक ऊपर बाइंड फोर्स लगेगा और एक नीचे वाला बाइंड फोर्स लगेगा। 2 अलग अलग बाइंड फोर्स लगेगा, एक FB1 FB2 और एक FB1। FB2 जो होगा वो होगा वॉल्यूम इंटू रो2 इंटू जी, और FB1 जो होगा वो होगा वॉल्यूम इंटू रो1 इंटू जी। अब यहाँ पे इस पे नीचे की तरफ एक टेंशन T है, और फिर नीचे की तरफ इसका वेट mg है, ऊपर की तरफ बाइंड टोटल बाइंड फोर्स है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं V इंटू जी, कॉमन ले लेंगे रो1 प्लस रो2, टोटल अपवर्ड बाइंड फोर्स इज इक्वल टू नीचे का डाउनवर्ड फोर्स है टोटल, सिग्मा इसके मटेरियल की डेंसिटी है, तो सिग्मा इंटू 2v इंटू जी, और प्लस टेंशन। सो जो टेंशन आएगा वो टेंशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Vg रो1 प्लस रो2 माइनस 2 सिग्मा Vg। क्लियर हुआ क्या? मतलब अगर हम इसको Vg कॉमन ले लें
Vg अगर कॉमन ले ले इसमें तो टेंशन को लिख सकते हैं Vg कॉमन ले करके ρ1 प्लस ρ2 माइनस 2 सिग्मा, ये इसका आंसर होगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए, इसमें कोई टेंशन नहीं, आराम से पूछ लीजिए, सर कोई जब दिक्कत नहीं है। एयर की लिक्विड होता है तो फिर एयर का भी तो बाइंडिंग फोर्स होता है, वो अपन कंसीडर नहीं करते या फिर कुछ और रीजन है? एयर का भी बाइंड फोर्स होता है, लेकिन एयर में तो अभी है नहीं, ये तो लिक्विड के अंदर है। यस। यहाँ अगर हम यही चीज नहीं देखते, सर, मान लीजिए ग्रीन कि वाले चीज लिक्विड हॉट की है, जगह एयर होता है तो फिर वही तो चीज होती, मतलब कॉन्सेप्ट तो हाँ तो मतलब। वो होता है, वो भी होता है, लेकिन एयर वहां पे क्या है ना, एयर का बाइंड फोर्स हम नेग्लिजिबल मान करके कर सकते हैं। हाँ मतलब नेग्लिजिबल मानते हैं लेकिन हाँ, होता है। नेग्लिजिबल मानते हैं इन कंपेयर टू द लिक्विड बाइंड फोर्स, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से ज्यादा होता है। ओके ओके, देखो मैंने इसमें क्या कहा, देखिए कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या चीज। ओके ओके, आयुषी भी रिपीट कर, चलो देखो इसमें फिर से बता दो, इसको दूसरे क्वेश्चंस को लेकर के करते हैं ताकि आपको सेम कॉन्सेप्ट है बट क्वेश्चन डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक स्फीयर दिया और इसकी रेडियस r है और इसका मास m है, इसको हाफ जो लिक्विड है, हाफ जो इसका वॉल्यूम है, बिल्कुल हाफ, वो हम लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 में डिप्ट कर दे रहे हैं, और जो हाफ है ऊपर वाला वो ρ2 में कर दे रहे हैं लिक्विड। मतलब इस सॉलिड का हाफ जो वॉल्यूम है वो ρ1 वाले लिक्विड में डिप्ट है और हाफ जो है वो ρ2 वाले में। तो पहले तो ये देख ले कि इस पे बाइंड फोर्स कितना लगेगा, पहले इसको संभाल। तो बाइंड फोर्स इस पे कितना लगेगा, मैंने कहा कि दोनों ही लिक्विड के कारण बाइंड फोर्स लगेगा। पहले तो आप ये देखो कि जो इसका हाफ वाला वॉल्यूम नीचे वाला, इस पे इधर की तरफ बाइंड फोर्स Fb1 रहेगा और ऊपर वाले पे Fb2 रहेगा। अलग लिक्विड तो अलग बाइंड फोर्स। जो Fb1 होगा वो होगा वॉल्यूम है और बाई 3 पाई आर क्यू, इसका हाफ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है ρ1 इनटू जी, पहला हो गया। दूसरा जो अपने पास Fb2 हो गया वो हो गया और 4/3 और पाई आर क्यू इंटू हाफ इंटू ρ2 इंटू जी। जी। ये सबको आ गया समझ में बाइंड फोर्स। नेट बाइंड फोर्स अगर इस सॉलिड बॉडी पे देख लेते हैं Fb रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, इसमें ले लीजिए कॉमन, तो ρ1 प्लस ρ2, ये वॉल्यूम हम अगर V मान ले तो कोई दिक्कत है क्या? अब यही चीज मैं आपको मैकेनिक्स में अगर आपसे टेंशन वगैरह पूछूं तो आप इसमें क्या कहोगे? आप कहोगे इसमें कि सर इसमें लगा हुआ है एक रोप लगा हुआ है, तो इसमें जो टेंशन होगा टीदर की तरफ होगा, इसका एक वेट mg भी होगा, तो बाइंड फोर्स Fbr ऊपर की तरफ है इज इक्वल टू T प्लस mg हो गया। यहाँ से टेंशन निकालने के लिए बाइंड फोर्स जो रिजल्टेंट है उसमें से mg को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक सॉलिड है, जेई पूछा था, जेई पूछा
एक लिफ्ट में ये वाटर है, कोई कंटेनर है, केबल से नीचे ऐसे उतर रहा था, इसमें एक सॉलिड है, ये वाटर है, ये इसमें कुछ ना कुछ बाइंड फोर्स लग रहा होगा क्योंकि पूरा डूबा हुआ है। इसके बाद केबल टूट जाता है, केबल ब्रेक्स। व्हाट इज द बाइंड फोर्स? इसमें वॉल्यूम दिया है V टोटल, डेंसिटी ऑफ वाटर है रो, वाटर की डेंसिटी रो और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड V है। केबल ब्रेक्स, तो बताना है जब केबल ब्रेक हो जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स तो V रो VG होना ही नहीं, वही होना चाहिए। वो वो जो तो भी एक होगा, एडिशनल एक मिनट का एडिशनल लेकिन एडिशनल फोर्स तो वो आ जाएगी सूडो फोर्स, बाकी तो कुछ नहीं होगा। ये तो है ही। ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है जो आपको आपके लिक्विड्स में लेवल 2 का है, अच्छा सर आ गया। जो वेट है वो 0 हो जाएगा पानी का, तो डिस्प्लेस भी नहीं करेगा तो 0 हो जाएगी बाइंड पहला फोर्स। ऑप्शन है। देखो इसमें क्या लिख रहा है, ए बॉडी फ्लोट्स इन ए लिक्विड कंटेनर इन बीकर, जो आईआईटी का ओरिजिनल क्वेश्चन है वो बता रहा। क्वेश्चन है कि बॉडी फ्लोट्स इन ए लिक्विड कंटेन इन अ बीकर, द होल सिस्टम एज shown इन द फिगर फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। जो जेई का क्वेश्चन है, बॉडी, एक बॉडी है जो फ्लोट कर रहा था, इसमें ये फ्लोट कर रहा था, और उसके बाद द होल सिस्टम एज shown इन द फिगर फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल हो जाता है। द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी, इसी बाइंड फोर्स को दूसरा नाम क्या है? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट पूछे मतलब आप फोर्स ऑफ बायंसी देखते हैं। तो अपथ्रस्ट ऑन द जो बॉडी होगा, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तीसरा इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, फोर्थ इक्वल टू द वेट ऑफ द इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी। 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन इक्वल टू weight of the liquid displaced, equal to the, ये जो ईयर पूछा था पता है किस ईयर में? जिस ईयर में मेरा जन्म हुआ था। सोचो कितना पुराना क्वेश्चन है, उस समय भी इतना इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछता था। इक्वल टू द weight of the immersed portion of the body। क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से सोच के बताइएगा। कुछ मैसेज तो आया है, देखता हूँ। विक्रम पुनीत सब 333 बता रहा है, प्रदीप 2 बता रहा है, RN1 बता रहा है। अच्छा, RN1 कैसे होगा बताइएगा। तनिषा 4 बता रही है, मान्या 3 बता रही है। सर जो mg नीचे लगता है ग्रेविटी का और जो सूडो फोर्स लगेगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब जो वेट है पूरे सिस्टम का वो 0 हो जाएगा। तो मतलब जो बॉल डिस्प्लेस करेगी वेट वो भी 0 हो जाएगा। मतलब वेट डिस्प्लेस ही तो होता है, जो वेट डिस्प्लेस ही तो बाइंड फोर्स होता है। तो वेट ही नहीं है तो बाइंड फोर्स नहीं होगा। बात सही है, सही। देखिए यहाँ पे KVPY में हो जाएगा, जो है ना, ऐसे ही क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल सब। देखिए इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अभी आपने देखा था जब मैं आपको मैकेनिक्स में बताया था, ठीक है, मैं सेम क्वेश्चन पूछूं आपसे कि एक मास m है और ये लिफ्ट में है और ये फ्री फॉल हो जाता है, ठीक है, ये लिफ्ट
के अंदर मास है और ये फ्री फॉल हो जाता है, तो आपको बताना है इसमें कि इसका वेट कितना होगा या नॉर्मल फोर्स कितना होगा एक्सर्टेड बाय द फ्लो। तो आप कहोगे ना N इज इक्वल टू M, फ्री फॉल हो गया है ना, तो mg माइनस a होता है ना नीचे मूवमेंट में, ऊपर मूवमेंट में mg प्लस a हो रहा था। जब भी कोई मास ऊपर की तरफ जाता था तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लग जाता था एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में mg प्लस ma, तो नॉर्मल रिएक्शन टोटल हो जाता था mg प्लस ma, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg माइनस ma हो जाता था। और यदि a इक्वल्स टू g है तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, मतलब वेट जो है जीरो होगा। बाइट फोर्स क्या था, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। भाई अब यहाँ पे वेट ही नहीं बच रहा है किसी फ्लूइड का, किसी भी मास का वेट होगा ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि जो बाइंड फोर्स होगा वो जीरो होगा। आंसर इसका जीरो होगा। ठीक है, और दूसरा रीजन बाइंड फोर्स जो होगा यहाँ पे रो इंटू जी इफेक्टिव होता है, सॉरी, बाइंड फोर्स इज इक्वल टू रो इंटू वी इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का मतलब है नेट एक्सेलरेशन। यदि हम इसी चीज को अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जी से कर दें, सेम क्वेश्चन में यदि मैं आपको सेम सिचुएशन में यदि मैं ऊपर की तरफ जी एक्सेलरेशन दे दूं तो ऑब्वियसली क्या होगा, सिचुएशन में जो बाइंड फोर्स होगा वो इंक्रीज कर जाएगा अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में दे देंगे। यस सर, बाइंड फोर है हाँ, तो ये हो तो गया सूडो जी इंटू फोर्स नीचे लगेगा और वेट भी नीचे। जी इफेक्टिव कर दो, मतलब अब जब कभी भी आपको बाइंड फोर्स लगाना हो ना तो आप हमेशा रो इंटू जी इफेक्टिव कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है इतना बढ़िया है। इस टाइम में जो क्वेश्चन पूछता था ना आईआईटी के, बहुत रेयर रेयर बच्चे सब आईआईटी में जाते थे। 1988 का क्वेश्चन है। पहले कंसेप्चुअल आते थे मतलब क्वेश्चन। बहुत कॉन्सेप्चुअल आते थे पहले, और उस समय के लिए ये क्वेश्चन बहुत हैवी होता था क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट मतलब खुद बच्चा सोच पाया क्लास के अंदर तो कर पाया, नहीं तो मुश्किल होता था। अब उतनी कोचिंग भी अब बहुत आ गया, पहले वाले बच्चे सब खुद सेल्फ स्टडी से पढ़ते थे, कोचिंग से हेल्प मिल जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे वुडन प्लैंक ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक वुडन प्लैंक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा फोकस करिएगा, एडवांस का क्वेश्चन है ये। वुडन प्लैंक ऑफ लेंथ 1 मीटर। हेलो, आ रही सर आवाज? आवाज, हाँ, वो वुडन प्लैंक की लेंथ क्या है 1 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हम ए मान लेते हैं, इज हिंज्ड एट वन एंड टू द बॉटम ऑफ द टैंक एज सोल्ड। यहाँ पे हिंज किया हुआ, बिल्कुल क्लियर है। द टैंक इज फिल्ड यस। विथ वाटर अप टू हाइट ऑफ 0.5 मीटर। टैंक में जो वाटर फिल किया हुआ है वो एच जो दिया है 0.5 मीटर। लेंथ को एल मान करके करो, बाद में वैल्यूज हम पुट करेंगे। टोटल लेंथ एल दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं और हाइट एच दिया है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द प्लैंक इज 0.5। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये सब उस टाइम। सब्जेक्टिव जो था स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 दिया हुआ था, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया हुआ क्वेश्चन में। किसका, प्लैंक का। फाइंड द एंगल थीटा दैट द प्लैंक मेक्स विद द वर्टिकल इन द इक्विलिब्रियम। ये थीटा बताना है जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो। बताना है एक्सक्लूड द केस व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0।
सिर्फ वो केस आपको हटा देना है जिसमें थीटा 0 होगा। थीटा 0 होगा तो फिर तो बिल्कुल वर्टिकल हो गया रॉड, वो वाला केस अब हटा देना। सर उसके ये बाद एक इसके प्लैंक का क्रॉस सेक्शन एरिया है, सिलेंड्रिकल प्लैंक। ये दिया नहीं हुआ है, ये हमने माना है। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और कहा हुआ है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सर सेक्शनल है। किसका है मतलब से क्रॉस जैसे सेक्शन? जैसे ये जो प्लैंक होगा ना, तो प्लैंक इसको आप ऐसे टाइप मान लो, सिलेंडर टाइप का सिलेंड्रिकल प्लैंक। रॉड मान लो। बेसिकली ये छड़ है, ये छड़ रॉड ही है। हाँ। रॉड। इसमें थोड़ा सा सोच के बताओ क्या करेंगे इसमें। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रोटेशन का यूज होगा। अपने को पता है इसमें वो चीज मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इस पे जो नेट टॉर्क है और नेट फोर्स है वो 0 होना चाहिए। यानी पॉइंट ओ के अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए और इस पे नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर। देखिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बायएंड फोर्स इसमें हम किस पॉइंट पे लगाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जहां पे आईआईटी जानना चाह रहा है कि बच्चा यहाँ से कैसे सोचता है। क्योंकि पहले जो भी हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे वहां पे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी है कि बायएंड फोर्स कहाँ लग रहा है। बेसिकली जो बायएंड फोर्स जो लगता है वो हमेशा सर सेंटर ऑफ बायंसी से पास करता है। सेंटर ऑफ बायंसी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ए से लेकर के बी तक अगर कोई रॉड है तो टोटल लेंथ एल है, इसका हाफ पोर्शन कहीं पे होगा। तो ये लेंथ कहने का मतलब है कि इसकी जो हाफ लेंथ है ना, देखो इसका जो ए से लेकर के सी तक ये डूबा हुआ है, तो ए से सी तक का जो सेंटर ऑफ बायंसी होगा वो बिल्कुल बीचों बीच होगा। यहां से बायएंड फोर्स ऊपर रहेगा। सबसे पहले तो आईआईटी ने ये जानना चाहा है कि ये बच्चों को पता है कि बायएंड फोर्स कहाँ से एक्ट करता है। बायएंड फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ बायंसी से पास करता है, जबकि एमजी फोर्स कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो इधर की। ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसका एसी का हाफ और एबी का हाफ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल ज्योमेट्री का सेंटर से होगा, तो एबी का हाफ जो होगा एसी के हाफ से ऊपर होगा। यहाँ यस पे सर। इन Yes, ऑल sir. अदर केसेस बायएंड फोर्स वेट mg से कॉन्साइड हो रहा है, मतलब दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पास कर रहा है, क्योंकि हम एक तरह से पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर रहे हैं। नाउ दिस इज अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में बायएंड फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ बायंसी से पास करता हुआ मानते हैं। तो हमने फोर्स ऑफ बायंसी इस पॉइंट से पास कराया है। ये पोर्शन कौन सा है, ए से लेकर के सी पोर्शन के बीच का, बीचों बीच वाला जो पॉइंट, वहां से वर्टिकली अपवर्ड दिया। अब ये मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क लेना चाहते हैं, तो हमें इसको करना है। कैसे करेंगे देखिए, देखिए ये एच दिया हुआ है वाटर का हाइट, थीटा दिया हुआ है, तो अब हम एसी लेंथ निकाल सकते हैं। ये बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है, तो ऑब्वियस ये हो जाएगा एच बाई कॉस थीटा। और जो सेंटर ऑफ बायंसी होगा, मान लो कि हम ये इसको C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं, तो AC2 जो होगा सेंटर ऑफ बायंसी वाला लेंथ h/2 cos थीटा। h/2 cos थीटा होगा। बिल्कुल क्लियर बात। और जबकि AC जो 1 होगा 0.5 ये होगा, होगा L/2 मतलब। h L/2 होगा। L/2 होगा, डायरेक्ट टोटल लेंथ दिया हुआ है ना, L कैपिटल ले h लेता हूँ, का क्वेश्चन के अंदर लिया है। अब पॉइंट ओ के अबाउट देखो, यहाँ पे बस एक टॉर्क यूज कर रहा हूँ, कोई ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक चीज है।
तो टॉर्क आप जानते हैं पॉइंट ए के अबाउट नेट टॉर्क को 0 करता हूँ, बट हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स है नहीं, बाकी प्रेशर बैलेंस है, तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स की बात ही नहीं कर रहे। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होना है तो एफ बी प्लस ये वाला हिंज फोर्स, अगर मान लीजिए कि हिंज फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो हिंज फोर्स चलिए ऊपर की तरफ लग रहा है, मान लो एफ वाई, तो एफ बी प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एम जी होगा। इस इक्वेशन का वैसे अभी कोई यूज नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हम इससे अगर क्वेश्चन इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता कि ए पॉइंट जो हिंज किया हुआ इस पे हिंज फोर्स क्या होगा, तो हम इस इक्वेशन की मदद से एफ वाई निकाल, ठीक है। ओके, दूसरी बात हम टॉर्क अबाउट ए लिखते हैं, तो ये लिखते हैं एम जी इंटू ये थीटा है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन टॉर्क कैसे लिखते हैं, फोर्स इनटू लीवर आर्म, और लीवर आर्म लेंथ आपको पता है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बढ़ाएं, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके वेक्टर को बढ़ाएं, और जिस पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करें। जैसे वेट एम जी नीचे की तरफ है, तो यहां से पॉइंट ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं लेंथ, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, जो टॉर्क ऑफ एम जी हो जाएगा वो जाएगा एम जी इंटू एल बेस में L/2 sin थीटा, एल बाई टू साइन थीटा होगा क्या, sin थीटा, यस सर। ये क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। अच्छा, एफ बी का देखिए लाइन ऑफ एक्शन हम इधर की तरफ बढ़ाते हैं, एफ बी का यदि मैं लाइन ऑफ एक्शन इधर की तरफ बढ़ाता हूँ क्योंकि पॉइंट ओ से करना है, तो ये हो जाएगा एल बाई टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एच बाई टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अच्छा एच बाई होगा ना, एच बाई टू कॉस थीटा था एस सी टू, तो होगा, तो इसको हम एफ बी का जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज लें कि एंटी क्लॉकवाइज लें, तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो प्लस ये हो जाएगा बाइंड फोर्स एफ बी इंटू एच बाई टू कॉस एच थीटा बाई टू कॉस थीटा इंटू Cos साइन थीटा, थीटा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। दो ही फोर्स है, दोनों टॉर्क के नेट टॉर्क को 0 कर देते हैं, यदि इसको प्लस मानते तो इसको माइनस मान लेते हैं, तो दोनों हिसाब से टॉर्क की वैल्यू साइन थीटा, तो साइन थीटा ऐसे कॉमन लेके कैंसिल हो गया, ये हो गया एम जी इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू हो गया बाइंड फोर्स एफ बी इंटू एच बाई टू कॉस थीटा। अब ये अपने पास टोटल आ गया एक्सप्रेशन, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू हम इसमें निकालने के लिए ऐसा कर देते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कर देते हैं एफ बी एच बाई टू से टू भी कैंसिल हो रहा है, एम ये हो जी जाएगा एल एल। अब सिर्फ हमें थीटा निकालना है, तो ऑब्वियसली यदि हमें बाइंड फोर्स पता हो जाएगा, हाइट दिया हुआ है, मास क्या है, रॉड की मास है, जी पता है, एल दिया हुआ है, तो हम एल डी भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है, तो एच बाई एल पता है, बाइंड फोर्स निकालना चाह रहे हैं। ओके, रिश्ता रहना को 30 डिग्री आ गया। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दो भाई, बाइंड फोर्स निकालना है, तो कैसे निकाले आप बाइंड फोर्स को, निकालिए, कैसे निकालोगे बाइंड फोर्स, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका दिया हुआ है, रॉड का दिया है, तो इसकी डेंसिटी कितना दे दिया भाई 0.5 ग्राम पर ml। हमने कहा था ना कि जितनी डेंसिटी होती है उतना ही उसका क्या होता है ग्राम पर ml, जितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उतना ही डेंसिटी होता है डेंसिटी होता ग्राम पर ml। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाइंड फोर्स इज इक्वल टू होता है कितना, रो जी वी, ठीक है। ओके, रो यहाँ पे वाटर लिक्विड की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर एम एल, 1 ग्राम पर एम एल है। ओके, जी पता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको क्या है, एरिया एम क्रॉस बाई सेक्शन इंटू, जीरो यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ जो था वो जीरो वो एच बाई, उसका टोटल कितना था, मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ मतलब है कितना लेंथ डिप्थ था, तो कितना आया था एच बाई कॉस थीटा आया था क्या, हाँ सर एच देखो बाई कॉस थीटा हाँ यही आया था।
लेंथ मतलब कितना रॉड का लेंथ डूबा हुआ है, इतना ही आया था सर, इतना। h by cos थीटा। बाई cos थीटा। ये वॉल्यूम हो गया। ओके, तो ये हो गया रो जी इंटू वी, वॉल्यूम टोटल टर्म आ गया। ओके, अब इसमें हम क्या कर देते हैं, एफ बी एच है, फिर मास एम जी की बात करते हैं। अब एम जी एल बात, मास को लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम इसका हो जाएगा ए इंटू एल, ये टोटल वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इसका कितना है भाई, तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है 0.5, 0.5 ग्राम पर एम एल, जिसकी डेंसिटी हो गया, ये मास हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी इंटू एल। अभी सारे वैल्यूज वो अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो गया 1 ग्राम पर एम एल इंटू जी इंटू ए इंटू एच बाई कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई mg अपने पास कितना है, A इंटू L इंटू 0.5 ग्राम पर एम एल इंटू इंटू G इंटू L। जी ए कैंसिल हो गया, h है 0.5, 0.5 भी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो और क्या बच गया, l स्क्वायर कुछ क्या नीचे, नीचे सर ये L बच गया, L स्क्वायर बच L गया, बच गया, तो cos इधर से देखिए cos स्क्वायर थीटा इज थीटा, इक्वल टू हो गया स्क्वायर 1 थीटा, बाई cos थीटा इंटू एल स्क्वायर, L स्क्वायर, यस सर। तो cos cos square स्क्वायर theta थीटा हो गया 1 by L square। 1 बाई एल स्क्वायर, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एल, यस सर। सर 1 ही आ गया cos ये स्क्वायर तो हो गया थीटा। 1 बाई 1, लेंथ तो 1 मीटर दिया है ना, तो थीटा अप्रोक्स कितना हो गया, सर लेकिन इसमें तो एक्सक्लूडिंग बोलना है 0 डिग्री। उसका किसने, ऋषिता सर आपने किया एक है क्या, अप्रोक्सीमेशन गलत हो गया शायद कहीं पे, कहीं पे कुछ वैल्यूज वाटर का गलती जो हो, वो लिया था अपन ने, वो वाटर का 1 ले लिया अपन ने, 0 पॉइंट कुछ, मतलब ऐसा हो सकता है कि उससे कुछ फर्क आ जाए आंसर में। किसने किया है, ऋषिता आपका 30 डिग्री कैसे आया, ऋषिता, क्वेश्चन नंबर कितना है 4, 4, अच्छा कहीं पे 2 वगैरह ना कहीं तो हुआ है प्रॉब्लम, बेसिकली ना नीचे जो आना चाहिए था ना, एल जो लेंथ है, लेंथ देखो कहीं के थोड़ा कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो गया, इसमें थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा, कहीं पे ये आना जो चाहिए ना cos थीटा 1/√2 आना चाहिए, क्योंकि थीटा 45 डिग्री दिया है, सेम कॉन्सेप्ट है, कहीं रूट पे तो यहाँ पे कहीं आया कैलकुलेशन नहीं में था। मिस्टेक हुआ, कहीं पे आपको गड़बड़ी कहीं ना कहीं हुआ है, सर गड़बड़ लग तो नहीं रही सर। गड़बड़ी तो हुआ है 100%, अब ये गड़बड़ी कहाँ हुआ ये तो ढूंढना है, वो देखना पड़ेगा। देखिए 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 यस सर। देखिए देखिए, हैं? एक मिनट एक मिनट, अच्छा जो इसका निकाले थे वेट mg का टॉर्क है वो कितना निकाले थे, जी एल बाई 2 साइन थीटा। बायन फोर्स का एफ बी h/2 cos थीटा और इंटू h बाई सर cos आ गया, ये क्या, इधर इस वाले में h/2 cos थीटा है शायद, शायद हैं? नहीं सर, शायद 2 गलत नहीं हूँ। सही है, एच बाय कॉस थीटा ही तो है। h बाई इधर h बाई तो 2 cos थीटा AC2 है, h बाई cos थीटा तो आया ही है, क्योंकि देखो इसमें मतलब कहीं पे एक सिली मिस्टेक हो रहा है जो पकड़ में नहीं आ रहा है, ए से लेकर के
यहाँ तक अगर हम बात करते हैं, ये टोटल लेंथ अपना हो गया इसका हाफ, ये आ गया था एच वाई कॉस थीटा, सर तो एच वाई टू का, हाँ इसमें जो वॉल्यूम लेंगे सर वो उसका ही तो लेंगे जितना डेप्थ है पानी के अंदर। हाँ, जितना डेप्थ है, सर जितना आपने डेप्थ सर है आखिरी में पूरा पॉइंट ले लिया, फोर्स, आखिरी में जिसने पूरा ले लिया। सही जिसने सही जवाब दे दिया तो उसको समझेंगे कि बिल्कुल इंटेलिजेंट बच्चा है, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहा है। यहाँ गलती क्या है, यहाँ पे देखो बायन फोर्स किसने जवाब दिया था अभी, पुनीत ने है? नहीं नहीं, अरे यार क्या बात है, ये किसका आया? नहीं, यहाँ पे जो बायन फोर्स है वो रो इंटू जी इंटू वी है, ठीक है। तो रो है डेंसिटी, वाटर का ले लिया 1 ग्राम पर एम एल, इसमें ठीक है 1 ग्राम पर ही होगा, जी होगा। और सही जो तो यही वॉल्यूम, तो सर है। सर हाइट ले ली ना, फिर वो जो वाटर में डिप्ड है वो हाइट ले ली ना, वही तो, एरिया। ये हाइट ले लेना यहाँ पे, वो तो यस वेस्ट हाँ ये तो टोटल किसके लिए लिया लेंथ है ले ना, लिया ना रॉड का, वही तो। तो टोटल लेंथ वही तो टोटल है। जो डिप्ड है। यस सर। हम्म, तो इस टोटल ये तो डिप तो यही चाहिए। है, तो यही तो मैंने लिया जी इंटू एच बाई कॉस थीटा, एच तो 0.5 ही दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है बाई कॉस थीटा, ओके। और ये मास जो लिया है यहाँ पे, टोटल वेट इसका ले लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ एल इंटू ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मतलब डेंसिटी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, प्लैंक का दिया हुआ 0.5, तो मैंने इसकी डेंसिटी ग्राम पर एमएल में उतना ही ले लिया। सर एक गलती हाँ हो गई। क्या? सर जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये एच स्क्वायर आएगा क्योंकि एच बाय कॉस थीटा एक तो एफ बी में भी है, बाइंड फोर्स में भी, और मल्टीप्लाई बाय एच और है कॉस, जो कॉस थीटा के टर्म में। एक बाइंड फोर्स तो इस वाले में एच आ रहा है और हाँ, और एक एक एच उधर इधर भी आ रहा आएगा है, तो तो एक उस एच एच से छूट मल्टीप्लाई गया था करके। यार। हाँ, फाइनली ये के सब ने बताया, ये रिसर्च हो गया था भैया, ये सही बोल रहे हो, एक एच तो बचा ही रह गया ना, और कुछ तो गलती नहीं हुआ। नहीं सर, अब आ जाना चाहिए आंसर। अब कितना हो गया, एच बाई एल स्क्वायर, तो एच बाई ये कितना हो गया, एच बाई कॉस थीटा, ये है एच बाई कॉस थीटा बाई एल स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एच कितना है, बट कॉस थीटा है, देखो ध्यान से, ये एच है। अब आया 60 क्या, डिग्री होना चाहिए ना। तो इस अब आ हिसाब जाएगा से सर, जो अब आ जाएगा। कॉस, ये टू टू कॉस थीटा कर जाएगा ना, फिर हो जाएगा। हाँ हाँ सर, 1/2 आएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1/2, तो हाँ सर, कॉस अब आ थीटा जाएगा थीटा 1/√2 आ जाएगा, और थीटा 45। 45 डिग्री यार, अरे यार बहुत लास्ट पका में दिया था एकदम। सिंप्लीफिकेशन। ये मैथ में पका तो दिया है लिखी एकदम। थी। लेंथ अरे 1 हो गया, तो ये h के इक्वल हो गया, h 0.5 है तो 1/2 हो गया, तो cos थीटा हो जाएगा 1/√2, स्क्रीन के 0.5 है ना लास्ट h, में लिखा है ना, 5 डिग्री। इसलिए दिखा नहीं। बाप रे बाप, परेशान हो गया पूरे इसमें। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो जो क्वेश्चन जब कभी बाय एंड फोर्स से आता है, एक क्वेश्चन है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अच्छा एक चीज बताइए मेरे को,
इनर्शिया हो जाता है। मान लीजिए किसी कंटेनर में आइस है और लेवल ऑफ वाटर है, इसमें कुछ वाटर है। आइस जब मेल्ट कर जाता है तो बताना है कि लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला है, बताइए। Ice is floating in water inside a tank having water. If fully ice melts, यदि फुली आइस मेल्ट कर जाता है तो लेवल ऑफ वाटर में क्या फर्क पड़ेगा। मान लो कि इस टैंक में इसकी लेवलिंग किया हुआ है, तो बताना है इसमें कि अब इसके लेवल ऑफ वाटर पे क्या फर्क पड़ेगा। डिक्रीज होएगा कैसे? एकदम सोच के बताओ, थोड़ा सा टाइम ले लो, सोच के बताओ। सर अब कोई अपनी बॉटल में आइस डाल के देख लेगा सर। ऑप्शन लिख देता हूँ। इंक्रीज, क्या होना चाहिए बताऊं मैं? सेम लेना चाहिए। सेम कैसा रहना? प्रदीप लिख रहा है बढ़ेगा पर बहुत कम बढ़ेगा। प्रतीक्षा थर्ड, remain सेम ही रहना constant, चाहिए। which will be filled by the ice water molecules. केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ा है निश्चल, which will be filled by the ice water molecules. सर कुछ स्पेस तो रहता ही है धर- सर आइस का। धर्मेश डिक्रीज, सर डिक्रीज। मान्या दीक्षित डिक्रीज, मान्या दीक्षित remain constant. So many answers, but the right answer is remain constant. देखो, हाँ इसमें बेसिकली इसमें देखिए, इस केस में इसको प्रूफ कैसे करेंगे, कोई लॉजिक बताएगा? आंसर तो थर्ड सही है, रिमेन कांस्टेंट। अब थोड़ा सा मान्य बताओ, प्रूफ करो इसको, कैसे ऐसा हुआ? ये सारे गुप्ता बताइए। सर पहले जब इमर्ज हो रखा है जब आइस, तो वो कुछ लेवल ऑफ वाटर बढ़ा रहा होगा बाय द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ जितने भी आइस है, और जब आइस मेल्ट हो जाती है वाटर में, ठीक तो है वाटर का अमाउंट उतने से बढ़ा देती जितने से वो पहले बढ़ा रही थी। इतने से पहले बढ़ाते थे, एकदम क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा एक बार और बताना, एक बार और बताइएगा। सर
Same अभी statement. शुरुआत वाली पोजीशन में कॉन्फ़िगरेशन में आइस हटा लें तो कुछ हाँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर कुछ रहेगा। गड्ढा होगा, वहाँ पे कैविटी बना होगा, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ नहीं, वाटर कुछ हाँ डिस्प्लेस हुआ, मतलब वॉल्यूम कम होगा थोड़ा इससे अभी जितना है। हाँ कम होगा, ठीक है, लेवल डाउन होगा, अब जैसे इसको डाला आइस को तो फिर थोड़ा सा पानी का लेवल बढ़ जाएगा, बढ़ गया, लेवल ठीक है। इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हम्म अब आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया और जितना हम्म वॉल्यूम बढ़ा था उतना ही वॉल्यूम आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो लेवल उतना ही रहेगा। सेम ही रहेगा। हाँ सर। एग्जैक्टली सेम बता रहे हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली इम्प्रूव करने की कोशिश। हाँ पर मैथमेटिकली भी कर सकते हैं कि हाँ अगर x वॉल्यूम इसका वाटर का है तो y हाँ आइस का है। हाँ अब शुरुआत में x प्लस वाई है, जब डिस्प्लेस कर वॉल्यूम जो लेवल है वो x प्लस वाई हो जाएगा। अब जब जो y वाला आइस है वो x में कन्वर्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी वाटर में वॉल्यूम बढ़ा देगा, वो वाटर की वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है, तो ठीक x प्लस वाई हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगा सही बोल रहे हो। आइस थोड़ा की सा वॉल्यूम। इसको और हम लोग जो है ना दूसरे कंडीशंस के लिए भी सर सोचना चाहते हैं, जैसे मान लो कि इस आइस को अगर हमने सेम चीज किया है और किसी अदर देन लिक्विड में डाल दिया, यहाँ पे दिक्कत क्या है कि डिसीजन लेना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा यदि मैं किसी एक ऐसे लिक्विड में डाल दूं जिसकी डेंसिटी आइस की इससे वाटर की डेंसिटी से कम है और जिसकी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ रुद्र, क्या बोलना चाह रहे हो रुद्र? सर इसमें ये बात कहाँ फिट कि आइस की वॉल्यूम बढ़ जाती है थोड़ी सी। आइस की वॉल्यूम नहीं बढ़ जाती है। आर्यन ने कहा कि जब भी आप इसको आइस को डालोगे ना तो वाटर की जो वॉल्यूम होगी ना, वाटर की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, लेवल बढ़ तो जाएगा वाटर का मतलब। लेवल बढ़ जाएगा। एच बढ़ कंटेनर के जाएगा, अंदर वाटर का वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा ना, मतलब वॉल्यूम का समझ रहे हो ना, लेवल लेवल मतलब चूंकि जगह थोड़ा सा ऑक्युपाई कर लिया डेप्थ बढ़। तो वो वाला वाटर तो ऊपर ही चढ़ेगा ना, तो ये तो ट्रू है। अब देखते हैं इसको, जैसे समझिए हम देखना ये चाह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड मतलब कितना डूबा हुआ है, ये हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस। यस सर। इसको हम लिख सकते हैं रो आइस बाय रो वाटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस क्या हो जाएगा? मास ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ आइस। ये टोटल वॉल्यूम किसका है? टोटल वॉल्यूम है आइस का। आइस। हमने एक एक्सप्रेशन अभी दिया था, V in is equal to स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू टोटल वॉल्यूम। ये मैंने एक्सप्रेशन हाँ एक दिया था यस अभी सर, जस्ट। किया था। इसके हिसाब से मैंने ये जो टोटल वॉल्यूम लिया है किसका, जो सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम होता है, और सॉलिड के वॉल्यूम को मास बाय डेंसिटी ले सकते हैं, ये मास ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ आइस। ओके, यहाँ तक चलेगा। माइक डेंसिटी ऑफ आइस कैंसिल हो गया, ये हो गया मास ऑफ आइस डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी। ग्राम। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये कि वॉल्यूम जो इनसाइड हो गया वो हो गया मास ऑफ आइस, आइस का मास बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। नाउ जो आइस मेल्ट कर गया उसका वॉल्यूम कितना होगा? अब मैं वॉल्यूम फॉर्म्ड लिख रहा हूं, चूंकि मास ऑफ आइस जब मास ऑफ वाटर में बदलेगा, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर में आइस मेल्ट होने के बाद वाटर में बन रहा है, तो मास ऑफ आइस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर और डिवाइडेड बाय हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। यस सर। तो अगेन इट इज आल्सो m आइस बाय रो वाटर। बना है मेल्ट होने के बाद वाटर, और वाटर की डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम फॉर्म्ड। यदि इनसाइड वॉल्यूम फॉर्म्ड वॉल्यूम से ज्यादा है,
इनसाइड वॉल्यूम यदि फॉर्म्ड वॉल्यूम से कम होगा तो लेवल डाउन जाएगा, और यदि इनसाइड वॉल्यूम फॉर्म्ड वॉल्यूम से कम है तो लेवल अप जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? मान लो कि इनसाइड वॉल्यूम का मतलब है, इनसाइड वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जितना वॉल्यूम इसने ऑक्युपाई कर रखा था, जैसे मान लो 2 ml वॉल्यूम इसने ऑक्युपाई कर रखा और मेल्ट होने के बाद जो 4 ml बना दिया, तो 4 ml 2 ml को पहले फिल कर दिया और 2 ml जो है ना एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो लेवल अप, यस लेवल अप हो गया। फॉर्म्ड वॉल्यूम अगर 4 ml है और अगर इनसाइड वॉल्यूम सिर्फ 2 ml है, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर्म्ड वॉल्यूम क्या करेगा, वाटर के लेवल को बढ़ाएगा। सर। और रिवर्स अगर केस है कि अगर ये 4 ml इनसाइड वॉल्यूम है और फॉर्म्ड वॉल्यूम 2 ml है, तो लेवल डाउन होगा। अब किसी को कुछ पूछना है? यस सर, मेरे को पूछना है आप पूछिए। सर। ये इसके अंदर जो फॉर्म वॉल्यूम होगा वो तो हमेशा आइस की टोटल वॉल्यूम के तो इक्वल होगा। नहीं, फिर तो डेंसिटी का आपने कंपेयर नहीं किया ना। मैंने कहा वॉल्यूम फॉर्म्ड, वॉल्यूम किसका फॉर्म हो सर रहा तो है? पूरी आइस आइस ही मेल्ट, तो मेल्ट होगी। पूरी आइस मेल्ट होगी तो मास का तो गारंटी है, बट वॉल्यूम का गारंटी थोड़ी है। सर वो सारी सॉलिड वॉल्यूम की ऐड नहीं डेफिनेशन होगी। ये होती है, वॉल्यूम कम होती है इसकी। जैसे यहाँ से आप देखो कि वॉल्यूम फॉर्म्ड किसका लिखा हूँ, आइस मेल्ट होने के बाद। ये मैंने लिखा कि आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, तो सर अब वॉल्यूम वाटर फॉर्म के, का मतलब वही है ना, जो वॉल्यूम आइस की कन्वर्ट हो रही है, ऐड हो रही है वाटर की वॉल्यूम। हाँ बिल्कुल राइट, जो आइस कन्वर्ट होकर के वाटर में आ रही है ना, वही वॉल्यूम की यस मैं सर। बात कर रहा हूँ। उसी वॉल्यूम की बात सर कर ये रहा हूँ। पूरी वॉल्यूम क्यों नहीं है? ये पूरी वॉल्यूम किसकी? पूरी, आइस की हाँ पूरी वॉल्यूम ही तो आइस, कन्वर्ट होगी वाटर की वॉल्यूम, वाटर के अंदर ऐड होगी। तभी तो मैंने टोटल मास ऑफ आइस भी लिया है ना। देखो वाटर जो फॉर्म्ड है, जैसे वॉल्यूम वाटर फॉर्म्ड होने का मतलब ये हो गया कि आइस पूरा मेल्ट हो चुका है। आइस जब वाटर में कन्वर्ट हुआ तो हम ये कह सकते हैं ना कि मास ऑफ आइस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर। इसमें आपको कोई डाउट है? बताइए। 2 kg आइस तब अगर यस वाटर सर, में हाँ। कन्वर्ट यस होगा सर, तो हाँ। वाटर भी तो 2 kg होगा, मास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी यस चाहिए सर, ना। नहीं सर, नहीं। हाँ, तो हमने वॉल्यूम फॉर्म में क्योंकि हमने एक्सप्रेशन लिया है वॉल्यूम वाटर फॉर्म हो रहा है, तो ये है हम मास ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इस एक्सप्रेशन में आपको कोई गलत लग रहा है? इस एक्सप्रेशन, ये वाटर फॉर्म्ड है, वाटर की वॉल्यूम फॉर्म्ड। अब मास ऑफ वाटर को हमने नहीं सर। रिप्लेस कर दिया मास ऑफ आइस से, मास ऑफ वाटर यस को मास सर। ऑफ आइस से रिप्लेस कर दिया, तो दोनों एक्सप्रेशन फाइनली सेम आ गया। यहाँ पे वी इन इज एग्जैक्टली इक्वल आ गया वी एफ के, तो देयरफॉर द लेवल विल रिमेन सेम। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, थोड़ा सा मैं इस चीज को चेंज कर, यदि आपने इसको ऐसे चेंज किया, आइस है और ये वाटर में, सर एक और चीज पूछनी है उस वाले, ये वाले पहले वाले। हाँ बोलिए बोलिए। सर इसके अंदर अपन वी इन साइड मतलब आपने बोल दिया, तो इसका मतलब अपन वी एफ की जगह टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस में लिख सकते हैं, एक ही बात है। वी इनसाइड का मतलब है, अभी हमने एक क्वेश्चन कराया था, इसमें हमने आपको कहा था कि सिर्फ 90% वॉल्यूम वाटर के अंदर होता है, इसका 10% वॉल्यूम पानी से बाहर होता है। सर मैं ही बोल रही हूँ कि जो वी एफ लिखा हुआ है आपने, जो ये जो कंपैरिजन आपने किए हुए हैं वी इनसाइड और वी फॉर्म के बीच ये में, सर इसमें वी एफ वाला, की जगह वी टोटल भी लिख सकते हैं ना, आइस की जो वॉल्यूम है। ये वीएफ जो है वो बेसिकली हम वाटर से, वाटर से कंपेयर करेंगे ना। हमें जब लेवलिंग की बात, जो मेल्ट होने के बाद की जब हम बात कर रहे हैं, तो वाटर टू वाटर इसका हम कंपेयर करेंगे ना। तो मैं ये बोल रही सर हूँ कि जो मतलब आइस इनिशियली कितने अपन को वाटर में आइस, कन्वर्ट हो रहा है, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम जो आइस अपने पास है, मेल्ट होने के बाद कितना वॉल्यूम बना रहा है वाटर का। तो वो तो उतना ही बनाएगा ना जितनी आइस की ओरिजिनली
वॉल्यूम है। अब ये फिर से रिपीट कीजिए, आपने कहा ये कि आइस की सर नहीं जितनी सर, हाँ मैं वॉल्यूम इसी है में कंफ्यूज होगी, नहीं चेंज हो गया। चेंज हो गया है ना, तभी मैं कह रहा हूँ ना, उसी कारण तो ये दिक्कत आ रही थी ना। यस सर, हाँ मास सेम रहेगा, वॉल्यूम और डेंसिटी तो चेंज मास होगा। सेम रहेगा, वॉल्यूम और डेंसिटी चेंज करें। यस सर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इस वाले केस में हमने एक लिक्विड ऐसा ले लिया जिसकी डेंसिटी रोल करने पे भागता है। ओके, जैसे देखो आइस है, यहाँ पे एक लिक्विड ऐसा लिया है अब हमने इसमें आइस लिया है, बट जो यहाँ पे वाटर है, वाटर नहीं होकर के कोई और लिक्विड ले लिया है। ठीक है, लिक्विड ले लिया जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से अधिक है, और आइस और ये लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर बना सकता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। आइस और लिक्विड आपस में मिक्स हो सकता है, और आइस यहाँ पे मेल्ट होने के बाद किसी दूसरे लिक्विड में है जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, और तब आपसे पूछा है कि मेल्ट होने के बाद लेवल अप होगा कि डाउन होगा। तो क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करना लॉजिक से बहुत ही मुश्किल होना शुरू हो जाए। क्वेश्चन तो कुछ भी दे सकता है। रोटेशन से ज्यादा इंटेलेक्चुअल चैप्टर है ये। फ्लूइड जो होता है ना, रोटेशन से ज्यादा इंटेलेक्चुअल होता है फिजिक्स का। रोटेशन में तो फिर भी एक मतलब वो है, एक फिक्स्ड है कि कैसे कर। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन रो वाटर है। अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप वी इन करें। वी इन जो करेंगे वो लिखेंगे रो आइस बाय रो लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी हो गया ये, और इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस, ये वी इनसाइड। वी इनसाइड को लिख सकते हैं रो आइस बाय रो लिक्विड इनटू टोटल वॉल्यूम किसका होता है, ये आइस का होता है, तो इसको लिख सकते हैं मास ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ आइस। ये कैंसिल हो गया, एम आइस बाय रो लिक्विड हो गया, और वी जो फॉर्म्ड है वो ऑब्वियसली बात है कि आइस का मास वाटर का मास दोनों का सेम होगा मेल्ट होने के बाद, तो ये होगा मास ऑफ वाटर या मास ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये क्लियर हुआ। ये देखो सेकंड एक्सप्रेशन तो उसमें भी वही था जो इसमें, क्योंकि आइस मेल्ट होने के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बनाएगा वो हमारा क्लियर है। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ क्या बना रहा है, वॉल्यूम फॉर्म्ड बना रहा है वी एम आइस बाई रो। डेवलप होगा। हाँ, अब यहाँ से ये चीज देख लीजिए कि इनसाइड जो वॉल्यूम है वो इतना था, और वी फॉर्म्ड ये था, और मैंने मिंगल होने के बाद बताया दोनों मिंगल हो सकता है, मिक्सर बन सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो इनसाइड वॉल्यूम, अब देखो कि एम आइस 1/ρl, और रो एल ग्रेटर देन रो वाटर है, तो 1/ρl जो होगा लेस देन रो वाटर होगा। तो इसका Yes, मतलब sir. है एन, हाँ एम आइस बाई रो एल लेस देन होगा एम आइस बाई रो वाटर, यानी फॉर्म्ड वॉल्यूम ज्यादा है इनसाइड वॉल्यूम से, लेवल क्या होगा अप होगा।
सर आप रोटेशन के इफेक्ट्स वाला करवाने वाले थे आज, रोटेशन का जो टाइम हो गया। रोटेशन वाला, ओके ओके ओके। अभी थोड़ा सा इसको पूरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो फिनिश कर ले अच्छे से, एक सेक्शंस कंप्लीट कर ले अच्छे से, फिर दूसरे सेक्शन की तरफ जाए, वो भी करना है। चैप्टर बहुत ही अच्छा है, फ्लूइड जो है चैप्टर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बट इसमें ग्रेविटेशंस रोटेशन अभी तक का जो है ना, मैं तो मानता हूँ फ्लूइड सबसे अभी तक का इंटेलेक्चुअल चैप्टर है। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, बाय। ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो सर मच। हाँ हाँ। सर वो आपने टैंकर वाला क्वेश्चन करवाया था ना, वो मैंने हम्म, दूसरे मेथड से किया है, तो मैं आपको अभी सेंड कर रही हूँ, आप देख के बता देना वो मेथड सही है या गलत है। ठीक है, भेजो आप, सर अब भेजो। मैं, हाँ सर मैं कब पूछूं फिर आपसे? अभी पूछ लो, अभी क्लास है, 10 मिनट है ना अभी आपके पास। यस मेरी सर। तो क्लास नहीं है, अभी आप पूछ सकते हो, मेरी क्लास नहीं है। सर मैंने आपको फोटो भेजी, एक बार आप देख लो।